talk about narrative research design। जैसा कि आप नाम से ही आप समझ सकते हैं, नैरेटिव का अर्थ होता है कथा। तो कथात्मक अनुसंधान डिजाइन या कथा अनुसंधान, इस तरह का नाम आप इसको दे सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो मानवीय अनुभव हैं उनको सीधे सीधे उनका अध्ययन किया जाता है, विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्शन। डायरेक्टली उनको लिया जाता है और फिर स्टोरीज को कलेक्ट करके और उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे आपसे अगर किसी ने पूछा कि आप कॉलेज में जाते हैं और वहाँ आप कक्षा में कैसा अनुभव करते हैं या कैसे कैसी पढ़ाई होती है आपके कॉलेज, तो आप एक अपना जजमेंट देते हैं। एक जजमेंट देते हैं कि हमने जब क्लास में हम ये क्लास अच्छा है, इसमें ये बताया जाता है या इस तरह से समझाया जाता है, गिव है जजमेंट। और जो भी ओपिनियन लेने वाला है, आपका जो ओपिनियन रिसीव कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपके जजमेंट का, और फिर हो सकता है अगर क्वांटिटेटिव स्टडी है तो कई और लोगों से भी वो बात करेगा और उन सबके जजमेंट का एक अपना वो उससे अंदाजा निकालेगा, यानी कोई स्टेटिस्टिकल टूल लगाएगा और उसके बाद फिर उसको जो भी प्रोसेस करना है वो करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर ऐसा हो कि आपसे कहा जाए कि आप अ, अपने डेली का जो एक्सपीरियंस, डेली जो आप अनुभव कर रहे हैं, प्रतिदिन के क्लास का अनुभव आप नोट डाउन कीजिए। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करते हैं, तो आपसे भी कहा जाए कि आप अपना एक सेल्फ एथनोग्राफी भी एक इसका एक तरीका है, आगे हम लोग देखेंगे कि आपसे अगर ये कहा जाए कि आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको नोट कर, तो पर डे का आपका एक स्टोरी बनता है, डे ऑन डे टू डे बेसिस आपकी एक स्टोरी बनती है जिसमें कि आप उस दिन का अपना पूरा एक्सपीरियंस, क्या घटनाएं हो रही थी और आपका क्या रिएक्शन हो रहा, दोनों चीजें दर्ज करते हैं कि क्लास में हम गए, वहाँ मैंने देखा, इस स्टूडेंट को देखा, जो भी रेलेवेंट है उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्लास में टीचर ने कोई बात कही, उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने पूछा, तो शिक्षक ने उसके उसके सीधे जवाब देने की जगह उन्होंने एक कहानी बताई। फिर हमसे कहा कि कहानी को रिफ्लेक्ट कीजिए। उसमें रिफ्लेक्ट करने में फिर एक बच्चे ने ये जवाब दिया, दूसरे बच्चे ने ये जवाब दिया। तो दैट्स ए कंप्लीट एक स्टोरी जो कि फॉर्म में कि क्या हो रहा था क्लास में उस दिन। और ऐसे बहुत लंबे समय का क्लास जब आपके पास, मतलब बहुत सारे क्लास का क्लास की स्टोरीज बनती है और तब रिसर्चर उसके आधार पर अपने कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको एक इस रूप में कि आप अपने क्लास का के अनुभव का कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे अपना कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, यानी आप अपना क्लास में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कौन सा है। जैसे आपने बताया कि उस समय में हमें वो कॉन्सेप्ट जो है इस तरह से एक्सप्लेन किया गया और वो समझ में आ गया, या फिर आपने बताया कि उस समय में वो कॉन्सेप्ट काफी मैं कोशिश कर रही थी या कर रहा था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा था और उसके शिक्षक भी प्रयास कर रहे थे समझाने का, लेकिन वो स्पष्ट हो नहीं पा रहा। तो उससे इस पूरे स्टोरी में ये एक सीक्वेंस बनता जाता है कि अ, कौन सा फिनोमेना कैसे घटित हो रहा है एक्चुअल में, इसका एक तरह से रिकॉर्ड बनता जाता है कि कब आपने अटेंशन दिया, कब आपने अटेंशन नहीं दिया और क्या उसका इम्पैक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में
30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो आपको पर डे का 40 नैरेटिव मिल रहा है। और आप अगर ऐसा 10 रिकॉर्डिंग कराते हैं तो आपके पास 400 नैरेटिव, 400 स्टोरी है, जिसमें कि 40 नैरेटिव एक ही क्लास के हैं। तो उसमें एक पैटर्न मिलेगा कि क्लास में क्या हो रहा था, क्लास का रिजल्ट क्या आ रहा था। तो इस तरह की बात, मतलब मैंने कोशिश की आगे हम लोग इसी बात को ज्यादा सलीके से समझेंगे। कुछ इसी तरह की बात होती है जब हम लोग नैरेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो इसको हम लोग उसी रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ सर, क्लास शुरू हो गई। तो इसको हम लोग इसी रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह का स्टोरी है और क्या इस तरह का नरेशन बन के आ रहा है दूसरे लोगों के द्वारा, जिसका एक जिससे कि उस फिनोमेना को हम एक समझ सकते हैं रियल रूप। हम इसको उनके इंटरप्रेटेड रूप में नहीं समझते हैं। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर है और वो टीचर कोशिश कर रहा है अपने आप को अ, अच्छे से पढ़ाने का, वो अच्छी टीचिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में एक धारणा बैठ गई है कि ये अच्छे टीचर नहीं। अभी अच्छे टीचर नहीं है, तो एक तरह का नेगेटिव सेट माइंड सेट बन गया सबका। और फिर अधिकांश लोग जो है सो उसी एक माइंड सेट में काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टीचर है वो नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, नए तरह से पढ़ाना चाहता है, तो उसमें समस्या होती है। या पुराने तरह से पढ़ाना चाहता है तो उससे भी समस्या होती है। जैसे आजकल अ, जो ये पीपीटी है, पीपीटी से पढ़ाना बड़ा एक कॉमन फैशन हो गया है। पीपीटी से पढ़ाने का मतलब, पीपीटी को ये लोग प्रेजेंटेशन की तरह नहीं लोग यूज करते हैं, ये एक बड़े टेक्स्ट बुक की तरह यूज करते हैं, जो कि ऊपर सामने में स्क्रीन पर दिखता होता है। हर एक स्लाइड में पूरा पूरा भर भर के स्लाइड पर सारी बातें Excuse me, लिखी sir. होती। हाँ, यस, यस, बोलिए। Sir, I think there is network issue in your side. Sir, voice is very much interrupting and network glitches. Sir, because my side network is full and ओके, I'm not others are able also to hear you. experiencing the same. I am asking others are also having trouble in listening to me. प्रॉपर नो बात सर, आ रही है। नो सर, आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही? ओके। नहीं, संस्कृति है तो आपके यहाँ ही कुछ प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि बाकी लोगों को Okay, ठीक। sir. Let me check. हाँ, Okay, sir. Sorry, sir. ओके। सो हम लोग स्टोरी की बात कर रहे थे। मतलब ये तरीका क्या है, मतलब इस पर हम लोग एक मोटी समझ बनाने की पहले कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका ये है कि जब आप किसी हाँ, जैसे आप, मैंने आपको उदाहरण में दे रहा था कि पीपीटी से पढ़ाना एक चलन हो गया है, जिसमें कि एक स्लाइड पर अगर कोई चीज पूरा का पूरा लिख लिख करके हम लोग देते हैं, और वो स्टूडेंट को उतारने में आसानी होती है। वो आधे अधूरे मन से टीचर की बात भी सुनते हैं और समझने की कोशिश कम करते हैं, और लिखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। राइट डाउन ऑल द थिंग्स राइट डाउन। या उनको अगर ये हो कि स्लाइड आपको दिया जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, तो वो दोनों काम ही कम करते हैं, ना सुनते हैं ना लिखते हैं, वो फिर मजे में आ जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो इन सब के, क्योंकि उनको लग पता है कि पीपीटी मिल जाएगा, यानी लिखा लिखाया मिल जाएगा, तो फिर उसको कब पढ़ना है? एग्जाम के समय पढ़ना है। तो इसलिए कुछ टीचर, उसमें से मैं भी एक हूँ, पीपीटी का यूज क्लासरूम में बंद कर देते हैं।
और वो फिर पुराने तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। इसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का और काफ़ी ज़्यादा शिकायत का सामना करना पड़ता है। हर जगह मेरे बारे में रिपोर्ट जाती है कि इनकी क्लास समझ में नहीं आती है, इनका इनसे ये दिक्कत है, बहुत तरह की बातें मेरे बारे में अपर अथॉरिटी के पास और जिनके पास जाती है। लेकिन चूंकि मैं एक पुराना शिक्षक हूँ और लोग मेरे बारे में जानते हैं, इसलिए वो लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो आप अगर ढर्रे से अलग पढ़ाना चाहते हैं तब भी आपका निगेटिव इंप्रेशन जा सकता है। इंप्रेशन निगेटिव क्यों जाएगा? क्योंकि वो कंफर्ट आप नहीं दे रहे हैं। तो कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपका कंप्लेन जा रहा है। इसके लिए नहीं जा रहा है कि क्या कोई लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ हो रहा है, इसके लिए नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं नैरेटिव स्टडी करूँ अपने क्लास में, तो कम से कम 25 से 30% बच्चे ऐसे जरूर निकलेंगे जो कि इस सिस्टम से ज्यादा बेनिफिटेड होते हैं, जो क्लासरूम डिस्कशन का सिस्टम है, इंटरैक्टिव सिस्टम है, क्लासरूम डिस्कशन है। हम लोग साथ में बात करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडिविजुअल कहानियों को इकट्ठा करें तो हमें ज्यादा सही पिक्चर मिलेगा किसी क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का ऑप्शन है। तो क्वालिटेटिव में आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चनर बनाएंगे और उस क्वेश्चनर को स्टूडेंट्स को देंगे कि आप इसका हर एक उसको क्या करेंगे, एटीट्यूड का स्केल भी बना सकते हैं और या ओपिनियन का स्केल बना सकते हैं, ओपिनियन का क्वेश्चनर बना सकते हैं। और उसके हिसाब से आप ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं उसके हिसाब से आप उसका अलग अलग करेंगे। इनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, एक स्पीच इनका कैसा है, क्लियर है, एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं देते हैं। आप बहुत सारे डायमेंशन दे करके आप उसको उनसे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट भी अंदाज से आप खुद से किसी टीचर का ध्यान करके देखिए कि अगर आपको एक क्वेश्चनर मिल जाए जिसमें उनका एकदम माइन्यूट डिस्क्रिप्शन देना हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट दे नहीं सकते हैं। क्योंकि जो पास्ट मेमोरी होती है वो बेसिकली एपिसोड्स की मेमोरी होती है। कोई पर्टिकुलर एपिसोड है, उसमें मान लीजिए बहुत अच्छा हुआ था, तो उस मेमोरी के आधार पर आप उसको भर देंगे। या कोई पर्टिकुलर एपिसोड है जो कि बहुत खराब हुआ था, उस मेमोरी के आधार पर भर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका जो रिएक्शन, आपका जो फीडबैक है, जो क्वेश्चनर में आप भरने वाले हैं, वो उसके हिसाब से प्रभावित होगा। क्वालिटेटिव की अगर आप बात करें तो उसमें आप बातचीत करते हैं, तो बातचीत थोड़ा उससे अच्छा है। जो आप क्वांटिटेटिव का उदाहरण दे रहे हैं तो उससे थोड़ा बेटर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उनसे राय पूछते हैं, तो उसमें वो बीच बीच में कुछ कुछ इंसिडेंट भी बताते हैं कि भाई क्यों टीचर ये अच्छा था, क्या इसने ऐसा क्या किया, आपको क्यों अच्छा लगा, क्या चीज़ थी, कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें आपको उनकी बात बहुत समझ में आई या नहीं समझ में आई, क्या हो रहा था उसमें। तो ये कुछ कुछ चीज़ें उसमें आती हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव वाला है वो थोड़ा बेटर होता है। लेकिन अगर आप नैरेटिव करते हैं तो फिर क्या है कि आपने उसका मान लीजिए 10 दिन का या 5 दिन का भी आपने रिकॉर्ड लिया, 5 क्लासेस का, अलग अलग क्लासेस का आपने रिकॉर्ड लिया है। और कितने लोगों से लिया है? तो 30 या 40 लोग हैं, उनको आपने ट्रेन किया कि कैसे रिकॉर्ड लेना है, और आपने उनका नैरेटिव रिकॉर्ड ले लिया। आज ये टॉपिक पढ़ाई होनी थी और आप क्लास के पहले मिनट से आपको नोट करते रहना है कि हो क्या रहा है, टीचर ने क्या एक्शन लिया, क्या बात कही, क्या उनका ये किस तरह से वो बोल रहे थे, उसका क्या हम लोगों पर असर पड़ रहा था, क्या मैं सोच रहा था उस समय या सोच रही थी उस समय। तो उसको आप नोट करते जाते हैं लगातार, कंटिन्यूअस। और तब आप उसमें, या कई बार इस तरह से भी होता है कि क्लास के तुरंत बाद आपको कहा जाता है कि इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस भी थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टिव है कि आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। क्योंकि लिखना जो है वो सोचने को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और लिखने के बाद फिर से सोचने के मोड में वापस आना, तो बहुत से लोग इसमें उनको दिक्कत होती है। बहुत से लोग लिखते लिखते सोच नहीं पाते हैं। तो ये सब कठिनाई होती है। तो इसलिए ये किया जाता है कि क्लास के तुरंत बाद अगली जो घंटी होती है उस पूरी घंटी में आज जो कुछ भी क्लास में हो रहा है उसको नोट डाउन किया जाए। और क्लास में हुआ पिछले क्लास में
उसको नोट डाउन किया जाए, और पूरे जो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो चला या जो भी है, कई बार उनकी सहायता के लिए वीडियो भी दिखाया जाता है, क्लास का वीडियो है तो उस समय चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे। तो बहुत हद तक एक क्लोज होता है कि नैरेटिव्स जो है सो आपको मिलते हैं। तो ये तरीका है, मुझे लगता है कि मैंने आपको मोटे तौर पर समझा दिया है कि इसमें होता क्या है। इसमें हम किसी भी घटित हो रही घटना का एक कहानी नुमा ब्यौरा लेते हैं, और वैसा ढेर सारा ब्यौरा जमा करते हैं, और फिर उस जमा किए गए ब्यौरे के अंदर से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट उसको करके उसमें से अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि फिनोमेना हो कैसे रहा है, क्या परिघटना हो रही है, कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग उससे निकालते हैं। तो इसी रूप में ये चलता है रिसर्च। इसमें आप देख सकते हैं कि ये साइकोलॉजी से लेकर के सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, इन सारी जगहों पर ये काम करता है जहाँ भी ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। जिस फिनोमेना के घटने में ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, यानी लोग हैं, अनुभव कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा जो भी सिचुएशन होगा उसको सही ढंग से पकड़ने के लिए, उसको सही ढंग से समझने के लिए ये नैरेटिव रिसर्च जो है ये एक बढ़िया उपाय है। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1950 के आसपास, उस समय में ये डेवलप होना शुरू हुआ, जिसमें ये क्लिफोर्ड गिज का नाम दिया जाता है, जेरोम ब्रूनर ब्रूनर का नाम आपने सुना होगा अपने एजुकेशन के लर्निंग थ्योरीज में से, इनका नाम सुना होगा। डोनाल्ड पाल्की गोडनी पाल्की गोडनी डोनाल्ड पाल्की गोडनी, इनका भी नाम इसमें आता है। और इसमें जो है इस चीज के, इस कॉन्सेप्ट के डेवलप होने में पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थॉट है उसका भी काफी योगदान रहा, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्न थॉट है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट है वो इस बात पर आधारित है कि जो पहले से मेटा नैरेटिव्स या बड़े बड़े डिस्कोर्स जो बने हुए हैं, जिसमें जैसे मार्क्सिस्ट है डिस्कोर्स है, वो एक ऐसा मेटा नैरेटिव क्रिएट करता है कि किस तरह से एक कल्चरल बेस पर सुपर स्ट्रक्चर बनता है। तो वो और उस अपने फ्रेम में ही किसी घटना को समझने की कोशिश करता है। अगर एक मार्क्सिस्ट को आप बैठा दें किसी क्लास के ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये देखेगा कि कौन व्यक्ति है जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कौन है जो वंचित हो रहा है, क्यों वंचित हो रहा है, तो वो मार्जिनलाइज ग्रुप का है इसलिए वंचित हो रहा है। उसका तो ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करेगा। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में वो देखेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ क्या परिघटना हो रही है उसको समझा जाए। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति के घटना कहाँ हो रही है, तो व्यक्ति के दिमाग में हो रही है, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति, वो घटना परिघटना कहाँ हो रही है, लर्निंग की परिघटना कहाँ हो रही है, तो बच्चे के दिमाग में हो रही है और टीचर के दिमाग में हो रही है। टीचर ने क्या सोचे, क्या बोला, क्या पढ़ाया, उनसे भी आप एक रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के और आप उसमें रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी रोबस्ट है ना। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का जो डिज़ाइन है, ये इसको काफ़ी रोबस्ट कहा जाता है, और इसके बहुत सारे सब टाइप्स भी हैं, आगे हम लोग देखेंगे उन सब टाइप्स के बारे में भी। और अ, किसी भी ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि उसको समझने में या समझाने में बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में अ, ये ये सामने आता है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि टीचर का आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होता है, स्टूडेंट का वॉइस क्या है लर्निंग में, एजुकेशन के जो लीडर्स हैं
जैसे प्रिंसिपल हैं या मैनेजमेंट के स्टाफ हैं, वो किस प्रकार से क्या इनिशिएटिव लेते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, है ना। उसी तरह से एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है एक्चुअल में। ये सब तरह के जो प्रश्न होते हैं, हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे टीचर आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया, वो एक्चुअल में एक रिसर्च ऐसा हो चुका है, बिकमिंग अ टीचर आइडेंटिटी ऑफ ए एज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, है ना। ये बेजार्ड, मेयर और वर्लू, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। और ये ऑलरेडी एक रिसर्च, टीचर की आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे टीचर धीरे धीरे इवॉल्व करता है अपने प्राइमरी स्टेज से, जब वो शुरू शुरू में ज्वाइन करता है, और फिर वो जिसको कहते हैं कि अब ये टीचर एक्सपीरियंस हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो उस स्टेज तक जाने के लिए उसकी जो यात्रा होती है, दैट जर्नी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दैट जर्नी, तो वो उसको इसमें देखा जाता है या लिया जाता है, लिया गया है, जो ये वर्क है। एक आर्टिकल है टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन नाम के एक जर्नल। उसी तरह से स्टूडेंट वॉइस की बात है। अब ये स्टूडेंट वॉइस का मतलब क्या है कि जैसे अब इसका कंप्लेन हम लोग अक्सर करते हैं कि हम लोग तो ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाए, उनको एक अच्छी बात समझा दी जाए, लेकिन इनका क्या है कि ये हमेशा एग्जामिनेशन पर ही फोकस करते हैं। तो अब स्टूडेंट वॉइस है, आप उन स्टूडेंट वॉइस आप सुनेंगे, जब वो स्टूडेंट आपस में बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इनका क्या एम है। ये जो हमने अपने हिसाब से हमने पढ़ा, प्लान किया और पढ़ाया, उसमें इनका अपना क्या पर्पस है। अब इसमें वो जैसे क्लासरूम में इंटरेक्शंस कैसे वो कर रहे हैं, लर्निंग चैलेंजेस को क्या कर कैसे फेस कर रहे हैं, सक्सेस को कैसे फेस कर रहे हैं, या उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। और जैसे स्टूडेंट का वॉइस का मतलब यही है कि आपने पर्पस रखा है कि हम इनको एक अच्छा टीचर, नॉलेजेबल टीचर, एक ऐसा टीचर जिसको कि पेडागोगी का पूरा ज्ञान होगा, ऐसा टीचर हम बना देंगे। लेकिन टीचर वो स्टूडेंट ने क्या एम रखा है, वो उसका अपना अलग एक वॉइस है, उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, वो अपनी तरह से उसको देखता है। और फिर जो यात्रा तक आप उसको पहुंचाना चाहते हैं, जिस मुकाम तक आप उसको पहुंचाना चाहते हैं, उस मुकाम तक अगर वो पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, दोनों ही स्थिति में ये जानने की बात है कि आखिर क्या हुआ, हुआ कहाँ, कहाँ क्या छूटा। तो उसमें आप जब उसकी वॉइस सुनते हैं, तो और उसके गोल्स को सुनते हैं, तो आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर होता है कि कहाँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जो आज स्थिति है उसके पीछे क्या प्रोसेस हुआ और कैसे वो प्रोसेस काम किया। ये सारी चीजें इस उसमें हम लोग समझते हैं। तो वो ये सारी चीजें जो है, ये लिसनिंग टू स्टूडेंट वॉइस एक किताब है जो कुह इट ऑल के द्वारा अ, ये लिखी गई थी। और ये चेंज इन द मैगजीन ऑफ हायर लर्निंग, इस नाम से एक पत्रिका है, चेंज नाम से, मैगजीन ऑफ हायर लर्निंग, उसमें ये छपी है। तो ये भी एक उदाहरण है नैरेटिव रिसर्च का, जैसा कि हमने ऊपर में बात की थी। उसी तरह से लीडरशिप नैरेटिव का भी एग्जाम्पल है। ये जो प्रिंसिपल हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, ये अपने लीडरशिप के जर्नी को कैसे समझते हैं, और जो चैलेंज वो फेस करते हैं स्कूल को मैनेज करने में, वो सब वो कैसे उसको उनका जो डे टू डे का एक्सपीरियंस है, डे टू डे लाइफ है उनका, वो क्या है। और इसको फिर हम लीडरशिप स्टोरीज के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पब्लिकेशन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर एक ये पब्लिकेशन है, पब्लिश हुआ है एक आर्टिकल, जिसमें कि ये हार्नेज, ब्रूम और ह्यूग्स के द्वारा ये लिखा गया है 2004 में, जो कि इन मैनेजर्स का
जो डे टू डे एक्सपीरियंस है, ये स्टोरीज हैं, उसके ऊपर ये निर्भर है या उसके आधार पर बनाए हैं। इसी तरह से जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का भी देखा जा सकता है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन प्राइमरी चिल्ड्रन एजुकेशन इन चाइना, ये फैन एंड चेन ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है और ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंफॉर्मेटिव में ये छपा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। उसी तरह से पॉलिसी इम्पैक्ट के संबंध में भी आप एक रिसर्च यहाँ देख सकते हैं, narrative of policy and practice script pedagogies and possibilities for resistance, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि लिंगार्ड एंड सेलर के द्वारा है, 2013 में जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी में छपा है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ जो कि ऑनलाइन नैरेटिव्स के संबंध में, स्टूडेंट एंड फैकल्टी परसेप्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, ये सी एंड चेन के द्वारा है और ये छपा हुआ है जर्नल ऑफ हॉस्पिटैलिटी लेजर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म एजुकेशन। तो इस तरह से हमने 6 एग्जाम्पल देखे नैरेटिव रिसर्च के और आपको मोटे तौर पर आइडिया हो गया होगा कि ये है क्या। अब ये इसके जो की फीचर्स हैं ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो की फीचर है, पहला है कि स्टोरी टेलिंग पर फोकस होगा। जाहिर है, हमने पहले ही आपसे कहा कि हम स्टोरी कलेक्ट करेंगे, आपका जजमेंट कलेक्ट नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि टीचर खराब पढ़ाता है या इस टीचर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी आप कहेंगे, हम लोग उसको नहीं लेंगे। हम लोग क्या लेंगे कि आप क्या, आपकी स्टोरी क्या है। आप जब वो बोल रहे थे, पहला वाक्य कहा, दूसरा वाक्य कहा, तीसरा वाक्य कहा, एक फर्स्ट टीचिंग पॉइंट उनका पूरा हुआ और फिर उस टीचिंग पॉइंट में उन्होंने क्या कहा, आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप उसको कैसे समझ रहे हैं। तो हमारा फोकस हमेशा स्टोरी टेलिंग पर होगा। आप उसकी स्टोरी बताइए। आपने कब से मानना शुरू किया कि ये वहां से ये शिक्षक जो है सो अच्छे नहीं है। क्वालिटेटिव अप्रोच, इसका जाहिर है ये पूरा का पूरा क्वालिटेटिव होगा। हम लोग कहीं इसको क्वान्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा हम लोग स्टोरी उठा रहे हैं, स्टोरी दे रहे हैं, स्टोरी की एनालिसिस कर रहे हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्टिफाई कर रहे हैं, उसी के फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिनोमेना को समझने के लिए हम उसको डिफॉर्म नहीं करते हैं, हम लोग उसको केवल एक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, जो एक के बाद एक घटना हो रही है, उसके बाद एक घटना हो रही है, उसके बाद एक घटना हो रही है और उसका एक परिणाम हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो रीडर है वो खुद से अपना कंक्लूजन निकाल लेता है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच में जब हम लोग फिनोमेना को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग कोई अपना सा कंक्लूजन निकाल के, बहुत सा एक्सट्रैक्ट सा कुछ निकाल के, फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं देते हैं। हम लोग जो रियल डिस्क्रिप्शन है वो थिक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं उसका, उसको अरेंज वे में दे देते हैं, जिससे और कम्युनिकेबल लैंग्वेज का यूज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे वो पूरी की पूरी पूरा सिनेरियो जो रीडर है उसके दिमाग में वो सिनेरियो उतर जाए और वो उसको समझ। तो ये होता है। उसके बाद जो एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, इसका अगला की पॉइंट है। जाहिर है, कॉन्टेक्स्ट के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कोई कहानी है तो कहाँ की कहानी है। अब वैसे जनरल स्टोरी का इसमें काम नहीं है कि एक राजा था, एक रानी थी और उनके जो भी कहानी थी, वो उस तरह का स्टोरी तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ एक स्टोरी ऐसा चलेगा कि ये हम जो कहानी की बात कर रहे हैं, ये बिहार के एक गांव की कहानी है। वहाँ के उसमें भी आपको ज़्यादा स्पेसिफिक होना होगा कि ये उत्तरी बिहार के एक इंटीरियर जिले के एक जिले के इंटीरियर गांव की कहानी है। ऐसे करके आप बता सकते हैं। अगर आप उसके जनरली हम लोग जो आइडेंटिटी है उसको छुपाते हैं और हम लोग ये करते हैं, बट वी हैव टू गिव अ ये स्ट्रक्चर कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड और आप छोड़ भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ हम एक विद्यालय में किस प्रकार से ये चीजें हो रही थी, उसको उसके लिए हमने एक नैरेटिव रिसर्च किया है या एक कॉलेज में ऐसा किया है। तो उस तरह से आपको बताना पड़ेगा। सब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन, अगेन यहाँ हम ऑब्जेक्टिव कोई लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी उससे कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स
या रेटिंग है ना, उसका जजमेंट कुछ नहीं ले रहे हैं। हम लोग सीधे सीधे कोशिश कर रहे हैं कि उसके मन में जो चल रहा है, उस व्यक्ति के उसके मन का एक प्रतिबिंब कागज पर वो उतार दे और हमें दे दे, and we will explore that. We cannot explore the mind of a person. There is no instrument that can tip into and identify this is happening there. Now this thought is going from this point to this point, and all that we cannot do. So what can we do? We focus on the his narrative, जो उसने कहानी बना के दी अपने पूरे प्रोसेस की, उस कहानी पर हम लोग फोकस करते हैं और उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव है, जाहिर है, क्योंकि हमने हमारे सामने एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की कहानी है, वो अपनी कहानी आपको बता रहा, तो इसका एक फीचर एक सब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन होता है। उसी तरह से जो जब हम लोग इसके विश्लेषण की बात करते हैं, तो ये नैरेटिव स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है। जैसे नैरेटिव स्ट्रक्चर में, जैसे लिटरेचर में हम लोग प्लॉट कौन सा है, कैरेक्टर, सेटिंग और सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये सारी चीजें जो हैं, जैसे उपन्यास हो, नाटक हो, स्टोरी हो, तो उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ जब नैरेटिव का हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन सब चीजों को हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लर्नर्स हैं, वो सारे लर्नर्स उनकी जो सोच है, वो सोच वो जो लर्निंग जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके साथ क्या घटित हो रहा है, उस ऊपर वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं। तो वो पूरा फिनोमेना जो चल रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लासरूम के अंदर, तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए कि टीचर कम्युनिकेट कर रहा है, सब तक प्रॉपर वे में पहुंच रहा है, एक्चुअली पहुंच रहा है, मतलब वॉइस लेवल इतना है, नॉइज का लेवल लो है, वॉइस का लेवल हाई है, सफिशिएंटली हाई है, सब तक बात पहुंच रही है। तो एक पूरा सिचुएशन आपके सामने होता है, जिसमें क्लास में हर बच्चा बैठा, हर व्यक्ति, हर बच्चा आपको अपना जो उसका इस पिछले 40 मिनट में जो कुछ भी उसके अंदर चला हुआ, सब कुछ वो लिख देता है। और आपको करना क्या, जानना क्या है, आपको यही जानना है कि क्या उसके अंदर कोई चेंज आया, कोई नए लर्निंग एक्सपीरियंस हुए, तो फिनोमेना घटित हुआ, आपको यही जानना है। तो ये मतलब कि जो आपको जानना है, उससे संबंधित एकदम एक्यूरेट तो नहीं कहना सही नहीं होगा, लेकिन मोर और लेस उसी चीज का डिस्क्रिप्शन आपको उन लोगों से मिल जाता है। तो जब आपको ये सब डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे फिनोमेना को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ये फिनोमेना हो रहा है। इसलिए इसको हॉलिस्टिक अप्रोच करते हैं। पार्टिसिपेंट का परसेप्शन इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेंट के परसेप्शन को सबसे न्यूनतम वैल्यू देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। जो एजुकेशन में हमें देखना है, Yes. W. जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जो पार्टिसिपेंट के जो हमारे हैं, वो पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव, हम लोग जैसे हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, तो हमें मतलब नहीं होता है कि पार्टिसिपेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक फ्रेम मिला हुआ है। हमारे पास, हम स्कूल में जा रहे हैं और हमें एक, मान लीजिए, सर्वे करना है, और सर्वे को किसी पर्टिकुलर समय में, तो हमने पहले से अपना एक लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, जिसमें कि कुछ एनालिसिस हमें पता है, और उसी एनालिसिस के फ्रेमवर्क को लेकर के, उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को लेकर के हम पहले से ही हमने अपना बना रखा है।
और उसको ही हम लेके जा रहे हैं। तो हमें पार्टिसिपेंट के ओपिनियन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारा रिसर्च का जो टूल है वही पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में उनका ओपिनियन चाहता है तो वो ये ठीक है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे जो पार्टिसिपेंट उसका आंसर कुछ और देता, जिससे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता। लेकिन आपने तो उसको पहले से ही बांध रखा है, आपने अपना एक फ्रेमवर्क बना रखा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उसको हम लोग बोलते हैं। उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही आप उसको खींच के ला रहे हैं, और उस फ्रेमवर्क में अंदर ही, जैसे कोर्ट में कहा जाता है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए यस और नो में जवाब देना है, और आप कहते हैं कि नहीं यस और नो में हम नहीं दे सकते हैं जवाब, तो मैंने आपसे कहा जाएगा नहीं फिर भी आप यस और नो में जवाब दीजिए, ये घटना ये हुई थी कि नहीं हुई थी, ये वहां थे कि नहीं थे। अब वो कहना चाहता है कि ये वहां थे लेकिन वहां वो बेहोश थे, या आधे होश में थे आधे होश में नहीं थे, पिए हुए थे, शराब के नशे में थे। तो अब ये सवाल, अब वो वकील जो है होशियार बहस करने वाला, वो पूछता है कि आप ये बताइए कि ये इनका अ, ये इनकी उपस्थिति वहां थी कि नहीं, अब इतना ही बताइए। आप ये जजमेंट कर दीजिए कि वो पिए हुए थे इसलिए बेहोश रहे होंगे या जो भी। तो यही कुछ स्थिति हमारी होती है जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च का अपना क्वेश्चनायर बना के और वहां पहुंचते हैं। और जबकि यहाँ पर क्या स्थिति है कि हम वो चाहे जो भी आदमी है वो पिया हुआ है या बिना पिया हुआ है या जिस स्थिति में है, तो उसका हम स्टेटस, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका ही पर्सपेक्टिव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा पर्सपेक्टिव नहीं इम्पोर्टेंट। इसी तरह से जो इंटरप्रेटिव एंड रिफ्लेक्सिव, इसमें जब रिसर्चर एंगेज होता है तो उसमें जो स्टोरीज उसको मिलते हैं उस पर उसको रिफ्लेक्ट करना होता है, उसका मीनिंग समझना होता है। उसमें अपने बायसेज हैं उसको हटा करके, जो कि उसको इंटरप्रिटेशन वो कैसे कर सकता है, बस दूसरे के पर्सपेक्टिव को कैसे अपने इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकता है, ये सारी चीजें ले करके वो उसमें काम करने की कोशिश करता है। इसी तरह से कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की जब बात आती है तो जो नैरेटिव रिसर्च है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो भी कल्चर और सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर जैसे आप क्लासरूम में आज गए लेकिन द क्लास वाज स्लाइटली डिस्ट्रैक्टेड। क्यों डिस्ट्रैक्टेड था? हो सकता है आज क्लास के दो गुट में झगड़ा हुआ हो, तो सबका जो दिमाग है एक अलग कंडीशन में, या क्लासरूम एक क्लास के लड़कों का दूसरे क्लास के एक सेक्शन के बच्चों का दूसरे सेक्शन के बच्चों से झड़प हुई है, या कोई और इंसिडेंट हुआ है, कॉलेज में हुआ है, कॉलेज से बाहर हुआ है, कोई सोशल इंसिडेंट हुआ है, कोई बड़ा ये हुआ है, कोई रिलीजियस स्ट्राइक हुआ है, या कोई कास्ट के बेस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बड़े पैमाने पर, जिससे सारे लोग स्ट्रेस्ड हो गए हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। कॉमन जो बातचीत है सब संभल संभल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री होकर कोई नहीं बात करना चाह रहा है। तो बहुत सारे कंडीशंस वहां पर हो सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी हमेशा इम्पोर्टेंट है। आप किस परिस्थिति में, उस समय का तत्कालिक परिस्थिति, लॉन्ग टर्म परिस्थिति, जिस समय मतलब वो किस कल्चर में है, वहाँ का जनरल एटीट्यूड क्या है चीज़ों के बारे में, वो सब चीज़ें उसमें आपको लेनी पड़ती है। उसी तरह से जो डिस्क्रिप्टिव डेटा है इसका काफ़ी रिच होता है ना, काफ़ी डिटेल्ड में हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो नुआंसेज होते हैं, अ, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, फिनोमेना को समझने में उनका जो भी उनका रोल होता है वो सब चीज़ें उसमें ली जाती हैं। इसी तरह से जो नैरेटिव है, मतलब जो कहानी ली जा रही है, यही डाटा भी है और यही मेथड भी है ना। ये स्टडी का मेथड भी है नैरेटिव, यानी आप क्या कर रहे हैं कि नैरेटिव्स को इकट्ठा करके अपना एक मेटा नैरेटिव बना रहे हैं, जो कि उसको एक्सप्लेन करेगा। यानी आपने 40 लोगों का नैरेटिव इकट्ठा किया और उसको मिला करके आप एक नैरेटिव, आप उसका कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप एक मेटा नैरेटिव बना रहे हैं जिसमें आप स्टोरीज को इस तरह से फिट कर रहे हैं कि एक बड़ी कहानी बन रही है।
तो उसको हम लोग मेटा नैरेटिव बोलते हैं। तो मेटा नैरेटिव बना रहे हैं, तो मेटा नैरेटिव जो है, कहानी जो है सो डाटा भी है और शोध भी का उसका तरीका भी है कि आप वो कोशिश करते हैं कि इसका एक मेटा नैरेटिव कैसे बनेगा, क्या बनेगा, और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ भी रिसर्चर्स जो हैं सो अलग अलग तरह के टूल्स का उपयोग करते हैं, बहुत तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई इसका फिक्स ये नहीं है, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो या साइंटिफिक रिसर्च है, तो उसमें मेथड के लेवल पर एक बार या रिसर्च डिजाइन में एक बार तय कर दिया जाता है कि साहब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम ये स्टेप्स करेंगे, इसमें हम ये टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और एक बार टूल्स डिफाइन हो जाता है, डिसाइडेड हो जाता है, रिलायबिलिटी उसकी एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद आप कोई चेंज उसमें नहीं करते हैं। तो वैसा नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बदलाव कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से या जो भी आवश्यकता आपकी होती है उसके हिसाब से। अब यहाँ इसके की फीचर्स को समझने के बाद हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही कि ये टाइप्स में इसके नैरेटिव्स ही आएंगे, कहानियां ही आएंगी। तो पहला जो टाइप है वो बायोग्राफिकल है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बायोग्राफी को लिया जाता है। जैसे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं बहुत सारी, तो आप सक्सेसफुल स्टोरीज का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स चल रहा है मान लीजिए, और उस कोर्स को सफलतापूर्वक लोग बहुत सारे लोग पूरा कर रहे हैं, तो उनकी बायोग्राफी, क्लासरूम डिस्क्रिप्शन नहीं, बायोग्राफी। क्योंकि क्या है, क्लासरूम डिस्क्रिप्शन भी केवल क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन है, इसके बाहर भी बच्चे काम करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके परिवार की परिस्थिति क्या है, किस तरह का स्ट्रेसफुल माहौल है या सहयोग का माहौल है, क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप उनसे उनकी बायोग्राफी मांगते हैं कि भाई आप तो पिछले समय का अपना दीजिए, बचपन से आपने कब से कैसे पढ़ाई की, क्या आपके एजुकेशन का इतिहास क्या रहा है, अपना बायोग्राफी बना के दीजिए। तो आप उसको उनसे कलेक्ट करते हैं और फिर आप अपना एक उससे निकालते हैं। इसी तरह से केस स्टडी की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के अराउंड हम लोग केस स्टडी करते हैं। तो उसी तरह से केस स्टडी में किसी एक पर्टिकुलर केस का डिफरेंट जो एंगल है उसको उस अलग अलग लोग के एंगल से आप कहानी को जानने की या कोशिश करने समझने की कोशिश करते हैं। अ, और ये भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो दृष्टिकोण है उससे ये चीजें आई हैं। जैसे अगर आपको इतिहास का कुछ पता हो तो एक चौड़ी चौड़ा करके एक किताब शाहिद अमीन के द्वारा लिखी गई, उसमें जो है वो चौड़ी चौड़ा के इवेंट के गिर्द जितनी भी कहानियां थी, चाहे वो कोर्ट के पेपर्स में जो कहानी बन के आ रही है सो, या जो उसके सर्वाइवर्स थे उन सर्वाइवर्स के बीच में जो कहानियां प्रचलित थी सो, या उस समय जो लीडर थे उनके बीच कहानियां प्रचलित थी सो, वो सारे लोगों की कहानियां मिला करके उस किताब को लिखा गया। और आपको उस कॉन्टेक्स्ट में आप बड़ी ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि नैरेटिव के रूप में केस स्टडी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर केस को उठा के उसके इर्द गिर्द जितनी भी कहानियां बनती हैं सबको जमा करके और हम लोग उसके उस पूरे कहानी को एक सेट में डालते हैं। इसी तरह से ये लाइफ हिस्ट्री रिसर्च है। इसमें ये लाइफ हिस्ट्री का मतलब है और यहाँ बायोग्राफिकल है, ये चीजें लगभग एक ही हैं। जिसमें कि यहाँ जब हम लोग बायोग्राफिकल बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस का, जो कि उनकी आइडेंटिटी और डेवलपमेंट में जिम्मेदार होता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उसमें बात करते हैं। और जब हम लोग लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो उनका जो मल्टीपल नैरेटिव्स है उसका, एक इंडिविजुअल का डिफरेंट पॉइंट में अपने लाइफ में कब कब उनके जीवन में मोड़ क्या क्या आया, उसमें उन्होंने क्या डिसीजन लिए, क्यों उस डिसीजन के पीछे क्या कारण था, इन सब चीजों को फोकस करते हुए आगे चलते हैं। तो ये लाइफ हिस्ट्री रिसर्च आता है। इसी तरह से ऑटो इथनोग्राफी है,
ये मतलब कि अपने जितने भी एक्सपीरियंस हैं उसको लिखते जाना। जैसे इथनोग्राफर यानी जो भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, वो अपने एक स्पेसिफिक सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिटेल्स लिखता है, तो एक आउटसाइडर के रूप में लिखता है। लेकिन जो इथनोग्राफिक का आदमी होता है, ये ऑटो इथनोग्राफी का जो आदमी होता है, वो क्या करता है कि अ, वो अपना ही एक्सपीरियंस लिखता है और अपने पर रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? तो संभव है कि मैं चूंकि इस कल्चरल इससे परिचित हूँ, इसलिए मेरे अंदर एक बायसनेस है कि इस चीज़ का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट ऐसा है। तो इस तरह से वो अपने ही ऊपर फोकस करता है, अपने एक्सपीरियंस को, उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसा महसूस हो रहा है। एकदम नए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जाने पर वो एलिनेटेड महसूस कर रहा है। ऐसा जो कुछ भी हो रहा है तो वो अपना एक वो लिखता जाता है। उसी तरह से कलेक्टिव नैरेटिव रिसर्च है, जिसमें कि जो भी नैरेटिव्स हैं, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, उसका जो भी स्टोरी है, शेयर स्टोरी है, और उस पूरे ग्रुप के आइडेंटिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या हॉस्टलर्स हैं, तो हॉस्टलर्स का अपना एक लाइफ स्टाइल बन जाता है, उसका एक तरीका बन जाता है, आपस में एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो उस तरह का क्या बना है, कैसे बना है, अगर कोई क्वेश्चन बनाता है, रिसर्च क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से वो काम करता है। अब इसके क्या चरण है, कैसे स्टेप्स हम इसका तय करते हैं, उस पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहली जो जो इसमें जरूरत होती है वो रिसर्च क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है कि आप इस रिसर्च में करना क्या चाहते हैं। वो रिसर्च क्वेश्चन कि किस बात की आप शोध करना चाहते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो रिसर्च का, नैरेटिव रिसर्च का जो प्लान कर रहे हैं आप, उससे अलाइन होता हुआ होना चाहिए। जैसे आप सेल्फ इथनोग्राफी को यूज करना चाह रहे हैं, या आप मतलब जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन यूज करना चाह रहे हैं, तो वो आपके टाइप के साथ अलाइन होना चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जैसे अगर मैं कहूँ कि एमएड के कक्षा का मेरा अनुभव, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है कि हम कैसे उस पर अनुभव कर रहे थे जिस समय हम एमएड के कक्षा कर रहे थे, पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। तो मैं अपना सेल्फ का एक्सपीरियंस रखना चाहता हूँ। तो वो एक यूनिट आंकड़ा हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो अ, अपने आप में एक कंप्लीट सर्वे होता है, कंप्लीट ये ऑब्जर्वेशन होता है, नॉट सर्वे, ऑब्जर्वेशन होता है। और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप फिर उसका एक लंबा, कई सारा ऑब्जर्वेशंस लिस्ट करते हैं। जैसे आप हो सकता है 1 महीने तक या 1 साल तक या 2 साल तक, जितना आपने रखा है उस हिसाब से आप उसका रिकॉर्ड करते हैं, और फिर आप उसका एक्सट्रैक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप भी खुद से इस काम को करके देख सकते हैं। आप अपने, अगर ये इसलिए मैं, इंटरेस्टिंग बात है मुझे अभी ध्यान में आ रही है कि अ, कई बार लोगों को कहा जाता है कि लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, अपना रूटीन बदलना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। तो ये क्यों नहीं हो पाता है? तो उसमें ये सलाह दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, कुछ दिनों तक अपना डेली का रूटीन नोट डाउन कीजिए, और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका जो मेजर टर्निंग पॉइंट है, मेजर जो डिस्ट्रैक्शन है, वो क्या है, और फिर उस डिस्ट्रैक्शंस पर काम कीजिए। जब आप उस डिस्ट्रैक्शंस को हटा देंगे तो अपने आप में ही आपका टाइम बचने लगेगा, और आप उस टाइम को उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो दूसरा जो चरण है वो पार्टिसिपेशन का सिलेक्शन है, जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन सा पार्टिसिपेंट होगा, किनके बीच आप स्टडी करने वाले हैं, आपका एक्सेस होना चाहिए। और नैरेटिव रिसर्च में लंबा एक्सेस है, ऐसे नहीं कि जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप एक दिन विजिट करते हैं किसी कॉलेज को, और उनसे आप 1 घंटे का परमिशन लेते हैं और क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और भरवा के निकल जाते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं चलेगी। आपको
लंबा समय देना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नोट करनी है, बहुत ही थिक डेटा उठाना है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। डाटा कलेक्शन के लिए आप क्या करने वाले हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। डाटा कलेक्शन का इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करेंगे, ऑटोबायोग्राफी लेंगे और क्या लेंगे। फिर एनालिसिस करना होगा, तो उस समय में जो थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं, मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ये सब चीज़ों को देख करके आप उसके अंदर जो रेकरिंग थीम्स हैं, पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब को आप खोजते हैं नैरेटिव्स के अंदर, और उसके आधार पर फिर आप अपना कंक्लूजन निकालते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करना बहुत जरूरी है। जो भी कल्चर, सोशल और हिस्टोरिकल, तीनों कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को बेहतर वे में हॉलिस्टिकली समझना है, तो कल्चर, सोशल और हिस्टोरिकल तीनों कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। उसी तरह से इंटरप्रिटेशन का भी रोल है इसमें, कि आपको जो भी उसके अंदर जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, उसके पीछे उनका इमोशन कुछ काम कर रहा हो सकता है, या उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ पर आपको फोकस करना, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो उसने ये बात बोली, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, या उसने उस बात को सीरियसली लिया, या क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एथिकल कंसिडरेशन हमेशा इम्पोर्टेंट है। जो पार्टिसिपेंट्स की जो एनोनिमिटी है, उसका हमेशा ख्याल रखना होता है, और कॉन्सेंट उनसे लेना भी जरूरी होता है। आप चुपचाप से उनका स्टडी नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जो वैलिडेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें कि मेंबर चेकिंग एक बहुत ही कॉमन है इसमें। मेंबर चेकिंग का मतलब कि जिसका आपने डेटा लिया है, उसी को आप अपना जो भी कंक्लूजन है उसको देते हैं, देखने के लिए कि आपके बारे में हमने ये ऑब्जर्व किया है, आप देखिए बताइए सब कुछ सही है कि नहीं, आपको, या आपको कुछ इसमें कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि नहीं, इस चीज़ से हम सहमत नहीं है, या ऐसी ये चीज़ और बेहतर हो सकता है। तो ये मेंबर चेकिंग है, कि उसने जो अपना नैरेटिव दिया, उसको आपने जिस तरह नोट किया, जिस तरह से इंटरप्रेट किया, वो सारे इंटरप्रिटेशन और आपके कंफ्यूजन जो हैं, आप उसके साथ शेयर करते हैं, और उसको वो रिव्यू करता है, और उसके एक्यूरेसी को कंफर्म करता है। और खास करके यहाँ अभी, सॉरी, मैंने कह दिया कि इंटरप्रेट रिजल्ट्स की बात शेयर नहीं की जाती। बेसिक जो पहला फर्स्ट लेवल होता है, उसमें हम लोग यहाँ पर जो उसने, उसकी जो स्टोरी है, और उसको हम लोग जिस रूप में इंटरप्रेट करके, और उसको जिस रूप में हम लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर आदमी की, उसी को हम मेंबर चेकिंग के लिए देते हैं। तो वो अपनी स्टोरी को चेक करके बता दे कि हाँ, हमें लगा कि आप उस समय गुस्सा में थे, तो वो कहा कि नहीं, हम गुस्सा में नहीं थे, हम टेंशन में थे, हम कुछ चिंता में थे। तो ये बात हो जाती है। तो इस तरह का, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वैलिडेशन करते हैं। यानी हमने जो वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ, कि हमने अपने स्टडी के लिए जो नैरेटिव चुना था, या लिया था डाटा के रूप में, वो वैलिड डाटा है। उसके आधार पर जो हमारे कंक्लूजन होंगे, वो अपने स्तर पर चाहे जितना सही हो, लेकिन उसके आधार में जो डेटा लिया गया है, वो बिल्कुल जो व्यक्ति है उसके द्वारा कंफर्म किया गया है, ये डेटा और ये जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। फिर राइटिंग रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद आपको अपने फाइंडिंग्स को एक कोहेरेंट और एंगेजिंग मैनर में एंगेज करना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा। इसको एक नैरेटिव्स में ढालना होता है, कहानी में की पॉइंट्स में ढालना होता है, और आप किस तरह से उसको ढाल रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, बता के क्लियर करते जाना होता है कि हम इस तरह से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये आपका अगला पॉइंट है, कि जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, और इम्प्लीकेशन, आप फर्दर जो फाइंडिंग्स आपकी हुई है, उसका ब्रॉडर फील्ड में क्या इसका इम्प्लीकेशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ रिसर्च का। तो ये सब चीज़ें भी आपको उसके बाद लिखनी होगी। और उसके बाद अपने पर रिफ्लेक्सिविटी करना, यानी अपना जो आप एक रिसर्चर के रूप में आप वहाँ
उपस्थित थे, तो आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं है कि आप सब कुछ बिल्कुल निरपेक्ष भाव से कर रहे थे। हालांकि अब कंप्यूटर को भी बायस्ड कर सकते हैं, जो डाटा का जो नेचर होगा उसी हिसाब से वो बायस्ड होगा। तो वो आपको अपने पर रिफ्लेक्ट करना है कि हमारा जो रिफ्लेक्शन था वो कहाँ तक सही था। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी रिसर्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में। डिसेमिनेशन जो पब्लिकेशन है या प्रेजेंटेशन है, उसका डिसेमिनेशन स्प्रेड करना, पब्लिश कराना, उसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाना, उनका फीडबैक लेना, ये सब इसके स्टेप्स है। अब इसके बाद जो टूल्स हैं, मुझे लगता है मोटे तौर पर आपको पहले से ही पता है, इसलिए बस इसकी थोड़ी ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं लगती है मुझे कि जैसे इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, किसी पार्टिसिपेंट से लेना है, तो इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें इसमें उसको ऑडियो रिकॉर्डेड करते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इस तरह का इंटरव्यू होता है जिसमें आपने पहले से क्वेश्चंस तय नहीं किए, थोड़ा बहुत तय कर सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कॉन्टेक्स्ट तय करके जाते हैं, डायरेक्शन सेट रखते हैं कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, ये नहीं कि बात कहीं के कहीं निकल जाए और कुछ और बात होने लगे। तो वो डायरेक्शन सेट रखते हैं, और फिर अनस्ट्रक्चर्ड आपको कई बार क्वेश्चन जो हैं, तो आपको जो आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी बात से जो क्वेश्चन बन रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, उसके हिसाब से आप चलते हैं। उस तरह का इंटरव्यू हम लोग करते हैं। सर्वे और क्वेश्चनर्स का भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड सर्वे हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकता है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल, जिसमें कि वो उनसे एक रिटेन लंबा रिस्पॉन्स लिया जाए। डायरीज एंड जर्नल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप कई बार स्टूडेंट्स को डायरीज देते हैं, जिसमें कि वो अपने थॉट्स और रिफ्लेक्शन ओवर टाइम जो भी होता है उसको दर्ज करते जाते हैं, और वो पूरे लंबे समय में, मान लीजिए कि आपने क्लास के शुरुआत में आपने उसको उनको दे दिया हुआ है और वो फिर वो रोज नोट कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अभी का बीएड किया है या कराया होगा, तो आपको मालूम होगा कि दिस टाइम दे द पीपल आर एंगेज्ड इन दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेली रिपोर्ट, डेली डे टू डे का रिपोर्ट उनको लिखना होता है। तो ये वो एक तरह का डायरी की तरह या जर्नल की तरह आप उसको लिख सकते हैं, जर्नल मान सकते हैं। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी और लाइफ हिस्ट्रीज का भी उपयोग करते हैं, जिसमें कि अपने लाइफ का वो डिटेल्स विवरण देते हैं, और आप उसके उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, यूनिक पर्सपेक्टिव, जो खुद उस समय सोच रहे थे, जिस पर्सपेक्टिव में उनके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित किया, वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, और उसके हिसाब से आप काम करते हैं। उसी तरह से फील्ड नोट जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी का एक बेसिक टूल है, फील्ड नोट्स, जिसमें कि आप डिटेल्स में सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जो काम की हो या काम की नहीं हो, उस समय काम की नहीं हुई दिख रही है तब भी आप उसको दर्ज करते हैं। नेचुरल सेटिंग्स जो भी है वहाँ का, जो भी उसका कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिख पा रहा है, अधिकांश चीज़ों को आप नोट करते जाते हैं। इसी तरह से डिजिटल स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें, तो डिजिटल जो भी कहानी है, आप डिजिटल स्टोरी स्टूडेंट से क्रिएट करवाते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब करके अपने एक्सपीरियंस को डालते हैं, और फिर उसके आधार पर भी आप अपने उस चीज़ को भी आप अपने डेटा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस का टेक्निक भी उसी तरह का टेक्निक्स है, जिसमें कि हम लोग जो कंटेंट है उसको पिक करते हैं, स्टोरी के रूप में कंटेंट होना चाहिए, और उसको पिक करके और फिर उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं, थीम देखते हैं, कीवर्ड्स निकालते हैं, और उस इन सब की सहायता से उसके अंदर जो अंडरलाइंग मीनिंग है उसका, उसमें जो अर्थ छुपा हुआ है, जो ब्रॉड सेंस है उसका, वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से एनविवो और एटलस डॉट टी ये दो सॉफ्टवेयर भी हैं, जो कि बेसिकली नैरेटिव डाटा को ही कहीं एनालिसिस के लिए बनाए गए हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, उसी तरह से ये जो टूल हैं, ये क्वालिटेटिव डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और उसका कंक्लूजन बनाने में आपको सहायता करते हैं।
कोडी और कैटेगराइजेशन में आपकी सहायता करते हैं। मेंबर चेकिंग की बात हमने ऑलरेडी कर ली। ये वैलिडेशन का टूल है जिसमें आप जो जिनका डेटा लेते हैं उनको ही वो देते हैं कि आप इसको चेक करके बताइए ये कहाँ तक सही है। इसी तरह से पीयर डिब्रीफिंग भी हम लोग करते हैं, जिसमें कि अपना जो आप कंक्लूजन निकाले हैं उसको डिस्कस करते हैं अपने पीयर से, या कोई एक्सपर्ट है अगर सीनियर एक्सपर्ट है उस चीज फील्ड का तो उसके साथ डिस्कस करते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में उसको रिफ्लेक्ट कर सके। और फाइनली जो एथिकल कंसिडरेशन है वो तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं कि कौन सा इन्फॉर्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंसी कॉन्फिडेंसी उसका मेंटेन करना चाहिए और प्राइवेसी सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जिसके बारे में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने आज की चर्चा की। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।